मीडिया प्राइम के प्रायोजक हैं LIC, हर पल आपके साथ। स्वागत है आप सभी का DD न्यूज पर। आप देख रहे हैं मीडिया प्राइम। मैं हूं ऋतु वर्मा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की। बिहार में 121 सीटों पर पहले चरण का मतदान जारी है। शुरुआती मतदान प्रतिशत अगर 2020 की तुलना में बात करें तो बढ़ता हुआ ट्रेंड दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ दूसरे चरण का प्रचार भी इस समय जारी है बिहार में। तो होंगी तमाम खबरें देश दुनिया की, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे अभी तक की हेडलाइंस पर। बिहार में 18 जिले की 121 सीट पर मतदान जारी। 11 बजे तक 27.65% से अधिक वोटिंग। सहरसा और बेगूसराय 30% मतदान दर्ज। बिहार के रण में दिग्गजों ने डाला वोट। सीएम नीतीश कुमार और दोनों डिप्टी सीएम समेत कई केंद्रीय मंत्रियों लालू परिवार ने किया मताधिकार का इस्तेमाल। महागठबंधन के नेता भी दिखे कतार में। बिहार के दूसरे चरण के प्रचार में दिग्गजों का धुआंधार प्रचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अररिया में जनसभा को किया संबोधित। कहा, जनता जनार्दन का उत्साह महागठबंधन की नींद उड़ाने वाला। एनडीए और महागठबंधन की ओर से कई दिग्गज ठोक रहे चुनावी ताल। आज नौसेना में शामिल होगा स्वदेशी जहाज इक्षक। समुद्र की मैपिंग करने में भारत की ओर बढ़ेगी ताकत। जरूरत पड़ने पे आपदा राहत में भी होगा मददगार। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज कैरारा में होगा चौथा T20 मुकाबला। सीरीज में बढ़त लेने के इरादे से उतरेगी दोनों टीमें। फिलहाल सीरीज 1-1 से बराबर। बिहार चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान शांतिपूर्वक जारी है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार सुबह 11 बजे तक 27.65% वोटर टर्नआउट हो चुका है। सबसे अधिक वोटिंग बेगूसराय में दर्ज की गई है, जहां सुबह 11 बजे तक 30.37% मतदान हो चुका है। वहीं पटना में सबसे कम 23.71% वोटिंग हुई है। मधेपुरा में 28.46%। तो लगातार मत प्रतिशत का ट्रेंड बढ़ रहा है। मधेपुरा में 28.46%, सहरसा में 29.68%, दरभंगा में 26.07%, मुजफ्फरपुर में 29.66%, गोपालगंज में 30.4% और सिवान में 27.9%, सारण में 28.52% मतदान हुआ है। सुबह से वैशाली में 28% मतदान हुआ है। समस्तीपुर में 27% और खगड़िया में 28% मतदान अभी तक रिकॉर्ड किया गया है। वहीं मुंगेर में 26.68% और लखीसराय में 30% मतदान दर्ज किया गया है। शेखुपुरा में 26%, नालंदा में 28%, भोजपुर में 26% और बक्सर में 28% मतदान दर्ज किया गया है। बिहार में 1 बजने जा रहा है। अभी तक का मतदान शांतिपूर्वक रहा है और 2020 की तुलना में अगर देखें तो मतदान प्रतिशत भी लगातार बढ़ा हुआ है इन तमाम जिलों में। 30% अगर एवरेज माने तो ये देखा जा रहा है कि कई जिलों में 30% का मतदान देखा गया है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के दौरान चुनाव आयोग की ओर से व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं। शहरी इलाकों से लेकर ग्रामीण इलाकों तक वोटरों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। भोजपुर जिले के सिकरहट्टा के एक मतदान केंद्र का जायजा लिया हमारे सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता ने। बिहार की 18 जिलों की 121 सीटों पर लगातार मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से लोग बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा ले रहे हैं। और बात करें आधी आबादी यानी महिलाओं की, तो महिला वोटर की संख्या पूरे बिहार में बात करें तो 3,49,00,000 है और महिलाओं में खासा उत्साह देखा जा सकता है अपने मताधिकार के प्रयोग के लिए। मैं इस समय भोजपुर जिले के तरारी विधानसभा के सिकरहट्टा के एक
उच्च विद्यालय में हूं और मैं पहले यहाँ की आपको तस्वीरें दिखाता हूं। यहाँ देखिए सुबह 7 बजे से लोग बहुत उत्साह के साथ मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। बड़ी संख्या में पुरुषों की लाइन देखी जा सकती है और बाकायदा क्यू में जाकर वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग की अगर तैयारियों की बात करें तो बहुत अच्छी तैयारियां निर्वाचन आयोग ने की है। बाकायदा अगर सुरक्षा की बात करें तो 3 लेयर में सुरक्षा व्यवस्था की गई है। जिस तरह से सेंटर की सिक्योरिटी फोर्सेज है तो 500 कंपनियों को डेप्यूट किया गया है पूरे बिहार के इलेक्शन को संपन्न कराने में। इसके अलावा सिक्योरिटी फोर्सेज लगातार गेट के बाहर से लेके और मतदान स्थल तक पूरी सुरक्षा चाक चौबंद है और बिहार पुलिस की जो टुकड़ी है वो भी पोलिंग स्टेशन पे देखी जा सकती है। और तीसरा जो एक लेयर है वो लेयर आप देखिए कि जो निर्वाचन आयोग की टीम है जो इस लोकतंत्र के महापर्व में लगातार पूरी अपनी दायित्वों के साथ जिम्मेदारियों के साथ काम कर रही है। बात करें कि किसी भी पोलिंग स्टेशन की जो सीसीटीवी से मॉनिटरिंग की जा रही है, बाकायदा इसके लिए मॉनिटरिंग सेंटर्स बनाए गए हैं। लोगों को कोई असुविधा ना हो इसके लिए बाकायदा जो मतदान कर्मी हैं वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। सुरक्षा की दृष्टि से भी पैरामिलिट्री की फोर्सेस के साथ साथ बिहार पुलिस की टीम जो है लगातार यहाँ पर मुस्तैद है और जो निर्वाचन आयोग की टीम है वो स्क्वाड टीम वो भी लगातार आकर चेक कर रही है कि किसी तरह की कोई गड़बड़ी तो नहीं है। तो कुल मिलाकर कहें तो भारत निर्वाचन आयोग की तैयारियां बहुत अच्छी हैं और लोगों का उत्साह ये बताता है कि वो इस लोकतंत्र के महापर्व में किस तरह से बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और आने वाले भविष्य में वो किस तरह की सरकार चाहते हैं उसको लेकर वो मतदान कर रहे हैं। भोजपुर जिले के तरारी विधानसभा के पोलिंग बूथ से कैमरा सहयोगी मोहित उइके के साथ मैं अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज। और पहले चरण के लिए जारी मतदान के बीच सभी दिग्गजों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेज प्रताप यादव समेत कई दिग्गजों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने आज बिहार के खगड़िया में अपना मताधिकार का प्रयोग किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मताधिकार का उपयोग कर जनता अपने आने वाले भविष्य को और बेहतर कर सकती है। जो देशवासियों के सर्वोच्च अधिकारों में से एक है मताधिकार, जिसका उपयोग कर आप अपने आने वाले भविष्य के जीवन को बेहतर कर सकते हैं। मैं चाहता हूं और मैं आग्रह करूंगा हर बिहार वासी से, लोकतंत्र का ये महापर्व चल रहा है और इसमें हर कोई अपना योगदान जरूर करे। पटना साहिब लोकसभा सीट से सांसद और भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने पटना में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता उत्साह के साथ मतदान कर रही है और इस बार के परिणाम ऐतिहासिक साबित होंगे। ये मेरा आई कार्ड है, मैंने वोट दिया। उत्साह के साथ बिहार की जनता बहुत उत्साह के साथ वोट दे रही है। इस बार बिहार का रिजल्ट ऐतिहासिक होगा, प्रभावी होगा, प्रामाणिक होगा। बिहार चुनाव में पहले चरण का मतदान शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, लेकिन महागठबंधन के दल राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे। राष्ट्रीय जनता दल द्वारा महागठबंधन के मजबूत बूथों पर धीमा मतदान करने के उद्देश्य से बीच बीच में बिजली काटकर जानबूझकर स्लो वोटिंग कराने का आरोप लगाया गया है। चुनाव आयोग ने इन आरोपों को निराधार बताया है। बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताया कि यह आरोप पूरी तरह निराधार और भ्रामक है। बिहार में सभी मतदान केंद्रों पर सुचारू रूप से मतदान चल रहा है। भारत निर्वाचन आयोग मतदान प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और निर्बाध बनाने के लिए सभी मानक प्रोटोकॉल का पालन कर रहा है। ऐसे भ्रामक प्रचार का कोई आधार नहीं है। बिहार में पहले चरण के लिए जहां मतदान जारी है, वहीं दूसरे चरण के लिए प्रचार चरम पर है। इसी के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अररिया में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने इस दौरान महागठबंधन पर जोरदार हमला बोला।
पीएम ने कहा कि कांग्रेस आरजेडी के लोग पिछड़ों से केवल नफरत करना जानते हैं। उन्होंने कहा ये लोग आज तक निषाद जी के मंदिर में मत्था टेकने तक नहीं गए। जहां भगवान राम का मंदिर बना है ना, वहीं पर निषाद राज जी का भी मंदिर बना है। वहीं पर महर्षि वाल्मीकि जी का भी मंदिर बना है। वहीं पर माता शबरी जी का भी मंदिर बना है। ये जरा कांग्रेस आरजेडी वालों को मैं पूछना चाहता हूं कि भाई तुम्हें राम से गुस्सा है, अरे राम जी के पास मत जाना, अरे वहां निषाद राज है, जरा वहां तो मत्था टेक के आ जाओ। वहां वाल्मीकि जी है, अरे वहां तो मत्था टेक के आ जाओ। वहां माता शबरी है, अरे वहां तो चरण छू के आ जाओ। इनको निषाद राज से, महर्षि वाल्मीकि जी से, माता शबरी से भी ऐतराज है। इससे पता चलता है कि ये लोग दलितों, पिछड़ों से कितनी नफरत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और आरजेडी के बीच खींचतान को लेकर भी चुटकी ली। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस आरजेडी के बीच झगड़े का खुलासा किया गया, तब से एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी बढ़ गई है। कुछ दिनों पहले मैंने कांग्रेस और आरजेडी में जो झगड़े हो रहे हैं ना, एक दूसरे की टांग खींचने का जो काम चल रहा है, उसकी पोल खोल दी थी। ये पोल खुलने के बाद कांग्रेस आरजेडी के बीच झगड़ा और भी बढ़ गया है। अभी हमने देखा कांग्रेस ने तो अब उप मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को ही आरजेडी के खिलाफ मोर्चे पर उतार दिया है। वो मीडिया को इंटरव्यू दे रहे हैं और इंटरव्यू में क्या कह रहे हैं? वो इंटरव्यू में आरजेडी के जंगल राज की ही कलई खोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जंगल राज में दलितों, महादलितों और अति पिछड़ों के साथ सबसे अधिक जुल्म हुआ है। साथियों, अभी तो ये शुरुआत है। चुनाव परिणाम आने दीजिए। ये कांग्रेस आरजेडी के लोग एक दूसरे के बाल नोचने वाले हैं, एक दूसरे के। और बिहार से पहले चरण के मतदान पर और दूसरे चरण का जो प्रचार लगातार जारी है, उस पर और बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं निशांत राय आरा से, साथी संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता भोजपुर से और अवधेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप तीनों का स्वागत है। निशांत, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहेंगे, आरा से जानना चाहेंगे क्या अपडेट है खासकर वोटर टर्नआउट का, क्योंकि सुबह 7 बजे के बाद से जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, सभी 18 जिलों में आंकड़े बेहतर की तरफ इशारा कर रहे हैं, एक बढ़ते हुए ट्रेंड की तरफ दिखा रहे हैं अगर पिछले चुनाव की तुलना देखें तो। देखिए, बिल्कुल अगर बात की जाए, आरा भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है और इसका जो 28% के आसपास 11 बजे का मतदान था, 1 बजे का वोटर टर्नआउट अब से कुछ ही देर में सामने आ जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि पिछली बार की अपेक्षा इस बार बिहार में जो वोटिंग परसेंटेज है वो बहुत अच्छी हो रही है और लगभग उम्मीद की जा सकती है कि इस बार की बिहार की जनता वोटिंग परसेंटेज में फर्स्ट डिवीजन से पास होकर अपनी सरकार चुने। आरा की बात की जाए तो आरा परंपरागत रूप से एक तरीके से बीजेपी की सीट रही है, लेकिन इस बार यहाँ पर इसको अच्छी खासी चुनौती मिल रही है सीपीआई माले से यहाँ पर। और बिहार की बात की जाए तो जो पहला चरण 121 सीटें जो हैं, इन 121 सीटों में पिछली बार 2020 के ट्रेंड को देखें तो लगभग बराबरी की लड़ाई थी। चिराग पासवान ने केवल 1 सीट जीती थी, 61 आरजेडी गठबंधन के पास थी, तो दूसरी तरफ भाजपा गठबंधन के पास 59 सीटें थी। तो ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि इस बार के जो समीकरण बदले हैं, चाहे प्रशांत किशोर की एंट्री हो, चिराग पासवान का एनडीए के साथ आना हो, और भी कई सारे मुद्दे जो बदले हैं, एसआईआर से लेकर विपक्ष के द्वारा जो मुद्दे बनाए गए, उनका क्या असर होगा, उसके बाद ये तय हो पाएगा। और जो भी पॉलिटिकल गठबंधन जो है पहले चरण में लीड लेगा, वही सेकंड चरण में आगे जाएगा और हो सकता है कि सरकार बनाने में भी कामयाब हो। जी,
अमरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमरेंद्र, भोजपुर से भी चाहेंगे क्या अपडेट है ये बताएं, और साथ ही साथ किन मुद्दों पर जनता जब वोट करने पहुंची, आपके पीछे इस समय कतार भी दिखाई दे रही है, महिलाओं की लंबी कतार, ये सुबह 7 बजे भी दिखाई दे रही थी महिलाएं जब आपने सुबह अपनी रिपोर्ट भेजी है, उसके बाद से अभी तक लगातार महिलाओं की एक बड़ी संख्या दिखाई दे रही है पोलिंग स्टेशंस पे। निश्चित तौर पे ऋतु, इस बार जो बिहार की जो महिलाएं हैं खासी जागरूक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही हैं। अगर टोटल वोटर की बात करें तो 7,43,55,976 वोटर्स हैं, जिसमें महिला वोटरों की संख्या 3,49,00,000 है। और 7 बजे से ये उत्साह महिलाओं का, 7 से 9 का टर्नआउट देखिए और 9 से 11 बजे का टर्नआउट देखिए। 11 बजे तक जो 28% के आसपास का आंकड़ा था, उसमें अगर भोजपुर जिले की बात करें और तरारी की बात करें तो खासा जो आंकड़ा था ये 25 से और 27 के फीसद के बीच में सातों विधानसभाओं का था। यहाँ तरारी के अलावा भोजपुर में जिले में टोटल 7 सीटें हैं और सातों सीटों पर इस समय जो मतदान का उत्साह है अपने चरम पर है। लोग लगातार घर से निकल कर आ रहे हैं और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जो निर्वाचन आयोग ने जो अपनी तैयारियां की हैं वो काबिले तारीफ है। अगर देखा जाए तो निर्वाचन आयोग ने जिस तरह से न सिर्फ यहाँ गाइडलाइंस जारी किए हैं, बल्कि जो निर्वाचन आयोग के जो अधिकारी हैं, जो पोलिंग बूथ के अधिकारी हैं, वो काफ़ी कोऑपरेटिव तरीके से लोगों को मतदान के संबंध में जानकारी दे रहे हैं। और बाकायदा महिला और पुरुषों की कतारें हैं और वो एक कतार खत्म होती है तो दूसरी कतार प्रारंभ हो जाती है। तो कुल मिलाकर महिलाओं में सब अच्छा उत्साह, पुरुषों की संख्या लगातार बढ़ रही है। और जो अगर बात करें सिक्योरिटी की तो यहाँ पर सिक्योरिटी के भी उम्दा इंतजाम देखे जा सकते हैं। अगर बात करें बिहार के जितने भी बूथ हैं उन पर 3 लेयर की सिक्योरिटी है, जिसमें पहली लेयर जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस है, जिसकी कई सारी टुकड़ियां बिहार में है। इसके अलावा बिहार पुलिस की तैनाती की गई है और निर्वाचन आयोग से जो अधिकारी हैं वो तो कर ही रहे हैं। इसके अलावा स्क्वाड की जो टीम्स हैं वो भी लगातार हर मतदान सेंटर्स पे जाती है और वहां पर चेक करती है। तो कुल मिलाकर मतदान बहुत स्वच्छ तरीके से और बहुत मॉनिटरिंग के साथ किया जा रहा है। और इसकी सिर्फ वेबकास्टिंग ही नहीं हो रही है, बल्कि पटना से लेकर और दिल्ली तक चुनाव आयोग लगातार पूरे मतदान सेंटर की गतिविधियों की बहुत बारीकी से निगरानी कर रहा है। और सबसे अच्छी बात ऋतु, इस बार का जो मैंने कहा महिलाओं का टर्नआउट जिस तरह से है, उसी तरह से जो युवा वोटर है जो पहली बार मतदान करने के लिए घर से निकला है, जिसने 2005 से पहले का बिहार नहीं देखा, यानी कि 18 साल से 19 साल के जो युवा हैं जिन्होंने 2005 से पहले का बिहार नहीं देखा और इन 20 सालों में बिहार कितना बदला है। तो नई बिहार की तस्वीर के साथ ये जो युवा है, यानी कि जो 18 से 19 साल का जो युवा है 14 लाख, वो नए बिहार की तस्वीर के साथ मतदान स्थल पर जा रहा है। युवाओं महिलाओं की भागीदारी बड़ी दिखाई दे रही है, के रास्ते पर लेकर जाना है। जी, पहले चरण में सुबह 7 बजे से ही अवधेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवधेश जी, सिलसिलेवार तरीके से हम आपसे सवाल कुछ जवाब चाहेंगे। पहला कि ये बात हो रही है कि सुबह 7 बजे से जो आंकड़े आ रहे हैं वोटर टर्नआउट के, वो अगर उसकी तुलना 2020 से करें तो काफी बढ़े हुए हैं। यानी कि 7 बजे 9 बजे जो पहला आंकड़ा आया वो 6.8 2020 का था, इस बार 13% था। कई ऐसे जिले हैं जहां 30% से ऊपर इस समय तक वोटिंग हो चुकी है। सहरसा है, बेगूसराय है, ये तमाम वो जिले हैं जहां 11 बजे तक 30% मतदान हो चुका है। आप किस तरह से इसे देखते हैं? बहुत शुरुआती है, इस पे कोई टिप्पणी करना, लेकिन फिर भी इस ट्रेंड पे आप क्या कहेंगे? पिछली बार कुल 57.40% के आसपास मतदान था। अब बिहार में मतदान 54-55% हो गया। इसका मतलब बहुत माना जाता था, क्योंकि भारी संख्या में मतदाता बाहर होते थे। इस बार एक तो जो वोटर रिवीजन हुआ है, जो एक जिसके लेके राहुल गांधी कभी ब्राजीलियन मॉडल की तस्वीर ले आते हैं कि वो ब्राजील में वो पोस्ट कर रही है कि भाई मैं तो हैरान हूं। तो वो इस बार जो रिवीजन हुआ है उसमें जो वोटर बने हैं, जो पहले कुछ छूट गए थे वो बने हैं। पिछली बार ये था कि अनावश्यक जो नाम थे वो हट गए, 3-3 वोट हो गए, मृतकों का नाम नहीं हटा था। तो ऐसे कुल मिलाकर जो इतनी बड़ी संख्या में मतदाता हटे हैं, तो जाहिर है अब जो वोट है उसके अनुसार ही परसेंटेज हो रहा है। पहले अगर मान लीजिए कहीं 60-62 लाख 65 लाख अतिरिक्त मतदाता ही है तो वो तो वोटिंग करेंगे नहीं, तो वोटिंग परसेंटेज ऐसे ही गिर जाता था। तो इस बार चूंकि जो जेन्युइन मतदाता है उनके नाम शामिल है, वो वोटिंग कर रहे हैं, तो इस बार परसेंटेज ऐसे ज्यादा होगा।
दूसरी स्थिति है कि इस बार पिछली बार जैसे आरजेडी को लगा था कि हमने थोड़ी सीटें और हमको मिलती तो हमारी सरकार बन जाती, तो जितनी पूरी ताकत हो सकती है आरजेडी के वोटरों को, आरजेडी पार्टी के स्तर पर कांग्रेस आरजेडी बाकी महागठबंधन में भले उस ढंग से चुनाव के अंतिम समय तक ठीक से गठबंधन नहीं हुआ, सीटों का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन जो उनके समर्थक है, आक्रामक समर्थक, जो मुस्लिम वोटर्स हैं, कुछ जातियों के वोटर्स हैं, जो एंटी बीजेपी मतदाता है, वो सब इस बार है कि ज्यादा से ज्यादा वोट करके अपने लोगों को जिताओ, कि जहां भी थोड़े थोड़े से 1000-2000 से हार गए थे वो करना है। तीसरी स्थिति यह है, इस समय एक बड़ी संख्या बिहार में ऐसी है जो चाहती है कि यह सरकार, केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार, दोनों सरकारें कायम रहें। अवधेश जी, बिहार में अवधेश जी, चुनाव आयोग की हर चुनाव में ये कोशिश होती है कि जो पिछला मतदान प्रतिशत रहा है उससे ज्यादा लोग भागीदारी करें, यानी कि 100% भागीदारी हो, ये सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग हर चुनाव में काम करता है। इस चुनाव को भी इस तरह से देखा जा रहा है कि पिछले चुनाव में जितना मत प्रतिशत था सुबह के 9 बजे, 11 बजे, 1 बजे तक, उसकी तुलना में इस समय ज्यादा है। लेकिन ये आखिर ये क्या आधार है कि जिसको लेकर महागठबंधन के दल ये कह रहे हैं कि कुछ पोलिंग स्टेशंस पे बिजली चली गई है जिसकी वजह से पोलिंग नहीं सही से हो पा रही है, जिसका कि जवाब भी बीच चुनाव के दौरान, बीच वोटिंग के दौरान चुनाव आयोग ने दिया कि ये सब भ्रम फैलाने की एक कोशिश है। देखिए, असल में इस समय चुनाव आयोग को निशाने पर लेने की समस्या है, चुनाव आयोग का ही योगदान है। अगर चुनाव आयोग ने बीएलओ को ट्रेनिंग नहीं दिया होता, बीएलओ नहीं लगाए होते और मतदाता रिवीजन नहीं होता, और इस बार तो कई चुनाव आयोग ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने क्या क्या विशेष व्यवस्थाएं की है, यहाँ पीने के पानी से लेकर और बाकी व्यवस्थाएं हमने की है, विकलांगों दिव्यांगों के लिए अलग व्यवस्थाएं की, सब किया हुआ है। इस समय तो छोटी छोटी चीजों को इशू बना रहे हैं, 5 मिनट के लिए कहीं बिजली चली गई, फलाना हो गया। चुनाव आयोग ने इस बार पूरी कोशिश की है, क्योंकि बिहार में उसने लंबे समय बाद 2 चरणों में मतदान का प्रयोग किया है, जो मतदान 5 चरण में होते थे, कि 2 चरण में पूरी सुरक्षा से शांतिपूर्वक निष्पक्ष चुनाव हमको कराना है। यह चुनौती है, क्योंकि आगे के चुनाव उसके पास है जो ज्यादा चुनौतीपूर्ण है, केरल है, पश्चिम बंगाल है। तो चुनाव आयोग बिल्कुल सतर्क है, चुनाव आयोग की बड़ी भूमिका है। चुनाव आयोग का जो जनजागरण अभियान था, जो एनजीओ के माध्यम से जगह जगह बैठ के करके कराई, उसने चुनाव के पहले लगातार ट्रेनिंग कराई है अपने बूथ लेवल ऑफिसरों की, पार्टियों के बूथ लेवल एजेंट के, कि हमको कैसे प्रयास करना चाहिए, मतदाताओं तक हमारी पर्चियां पहुंचे, ये सारा कुछ किया है चुनाव आयोग ने। तो इसलिए पॉलिटिकल पार्टी की तो भूमिका है ही है, लेकिन चुनाव आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका, और अभी तक जब भी चुनाव होता है तो आप जानती हैं कि थोड़ी बहुत झंझट हो गया, कहीं एक आध पर मारपीट हो गई, गुस्से में लोग होते हैं, लेकिन अभी तक किसी बड़ी घटना का समाचार इस समय तक जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं, जी हाँ, बिल्कुल 5 घंटे बीत चुके हैं और 1 बज चुका है। अभी तक बिहार में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है। मतदान प्रतिशत जो सामने आ रहा है 18 जिलों से, उसमें पिछले 2020 की तुलना में एक बढ़ता हुआ ट्रेंड दिखाई दे रहा है। चुनाव आयोग ने एक लंबी प्रक्रिया, एक बड़ी कोशिश की है कि कोई भी मतदाता अपने मताधिकार के प्रयोग से वंचित ना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद अमरेंद्र आपका भी, निशांत आपका, अवधेश जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मिड डे प्राइम में बस इतना ही, माफ करिएगा, मिड डे प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। देखते रहिए डीडी न्यूज। QR कोड स्कैन करो, 5000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया। UPI पिन एंटरिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की सौगात है। 1 नहीं, 2 नहीं, ये 5 साल तक की बात है। मुफ्त में आपको अन्न मिलेगा, हर परिवार हर मंथ मिलेगा, कहीं भी किसी भी राशन की दुकान से मिलेगा। ये मोदी की गारंटी है। जी हाँ, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 1 जनवरी 2024 से आने वाले 5 सालों तक गरीब और अंत्योदय परिवारों को हर माह मुफ्त राशन मिल रहा है। मुसीबतों की छुट्टी, मोदी की गारंटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को विश्व कप विजेता भारतीय महिला क्रिकेट टीम से अपने निवास पर मुलाकात की। पीएम ने विश्व कप में टीम के शानदार प्रदर्शन की सराहना की। प्रधानमंत्री ने भारतीय टीम की खिलाड़ियों से उनके इस शानदार विजय सफर में हुए अनुभवों के बारे में भी बात की।
इस मौके पर पीएम मोदी ने खिलाड़ियों से फिट इंडिया के संदेश का प्रचार करने का भी आग्रह किया। विश्व विजेता महिला टीम की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात दृढ़ता और शानदार वापसी की इबारत लिखने वाली आधी आबादी का सम्मान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतिहास रचने के भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सराहना की और उनसे फिट इंडिया के संदेश का प्रचार करने का भी आग्रह किया। उन्होंने मोटापे की बढ़ती समस्या पर चिंता जताते हुए फिटनेस और व्यायाम के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने खिलाड़ियों से अपने स्कूलों में जाकर युवाओं को खेलने के लिए प्रेरित करने को कहा। कुछ दिन के बाद अपनी स्कूल में जाएं, जिस स्कूल में से आप पढ़ के निकले हैं, और एक दिन बस स्कूल में बिताए, बस बच्चों से बातें करें। वो आपको ढेर सारे सवाल पूछेंगे, बहुत सारे सवाल पूछेंगे, और आप जो भी सहज लगे उनसे बातें करिए। मैं समझता हूं कि वो स्कूल भी आपको याद रखेगा और वो बच्चे जीवन भर आपको याद रखेंगे। जहां आप पढ़े वही स्कूल, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहता है तो फिर आप एक 3 स्कूल सिलेक्ट कीजिए। साल में जब भी मौका मिलेगा 1 डे 1 स्कूल, 3 स्कूल करें एक साल में। आप देखिए वो आपको भी एक प्रकार से मोटिवेट करता है। आप तो उनको मोटिवेट करते हैं, वो भी आपको मोटिवेट करता है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम का विश्व कप जीतना खेल के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी के रूप में एक क्रांतिकारी उपलब्धि है, जिसके परिणाम आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। लोगों को क्या लगता है कि आप खेल के मैदान में सफलता प्राप्त की होगी, अब आगे देश आपसे क्या अपेक्षा करता होगा, क्या कर सकते हैं आप लोग? हम जब वर्ल्ड कप्स के लिए जाते हैं तो हमेशा फर्स्ट थिंग हम लोग यही बोलते हैं कि जो ये इम्पैक्ट, अगर हम आज वर्ल्ड कप जीतेंगे, जो इम्पैक्ट ये विमेन स्पोर्ट में लाएगा, नॉट ओनली फॉर क्रिकेट बट जो विमेन स्पोर्ट में लाएगा, वो बहुत मैसिव होगा और वो एक रिवॉल्यूशन स्टार्ट करेगा इंडिया में। तो आगे भी हमारी यही कोशिश रहेगी, नॉट ओनली विमेंस क्रिकेट बट विमेन स्पोर्ट्स को रिवॉल्यूशनाइज कर सकते हैं हम इंडिया में, और आई थिंक ये टीम के पास वो कैपेसिटी है। विश्व कप विजेता टीम ने बड़ी ही सहजता के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कुछ अलग हटकर भी सवाल पूछे, जिसका उन्होंने विनम्रता के साथ जवाब दिया। मेरे को आपकी स्किन केयर रूटीन पूछनी है। आप बहुत ग्लो करते हो सर। मेरा इस विषय पर ज्यादा ध्यान नहीं गया था। सर ये करोड़ों देशवासियों का प्यार है आपका। ये तो है ही है जी, ये बहुत बहुत बड़ी ताकत होती है समाज से इतना, क्योंकि अब मेरा सरकार में भी 25 साल हो गए हैं हेड ऑफ द गवर्नमेंट, तो ये लंबा समय होता है। उसके बाद भी इतने जब आशीर्वाद मिलते हैं तो उसका एक तो प्रभाव रहता है। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 2017 में ट्रॉफी के बिना प्रधानमंत्री से हुई मुलाकात को भी याद किया। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि अब वे और सफलता अर्जित करके आगे भी मिलते रहना चाहेंगे। उप कप्तान स्मृति मंधाना ने कहा कि प्रधानमंत्री ने उन्हें प्रेरित किया है और उन सभी के लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं। जब हम पहले 2017 में मिले थे तब हम फाइनल हार कर आए थे, लेकिन तब सर ने हमें बहुत मोटिवेट करा था कि जब भी आपको नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मिले कि हम वहाँ पर कैसे खेलें और अपना बेस्ट दें। और आज जब हम फाइनली ट्रॉफी जीत कर आए हैं तो उनके साथ बहुत अच्छा लगा बात करके। लास्ट टाइम उन्होंने एक्सपेक्टेशंस कैसे डील करनी है उसके ऊपर बोला था, वो आंसर मेरे दिमाग में हमेशा रहा, और जिस तरह से वो काम और कंपोज रहते वो भी काफ़ी इंस्पायरिंग चीज़। भारत ने मुंबई में खेले गए फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराकर पहली बार आईसीसी खिताब जीता। बातचीत के दौरान खिलाड़ियों ने पीएम मोदी को बताया कि ये उनके लिए बेहद ही भावुक पल था। उन्होंने कहा कि ये खिताब 140 करोड़ भारतीयों की दुआओं से संभव हो पाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आईसीसी के अध्यक्ष जय शाह ने भारत में महिला विश्व कप 2025 के सफल आयोजन के लिए उन सभी लोगों को बधाई दी है जो लंबे समय से महिला क्रिकेट के विकास के लिए काम कर रहे हैं और उसे सफल होते देखना चाहते हैं। जय शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर विश्व कप का एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, मैं लंबे समय से महिला क्रिकेट के प्रति जुनूनी रहा हूं और हाल ही में आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप की सफलता उन सभी लोगों का प्रमाण है
जो वर्षों से इसके विकास और प्रगति को हमारी आंखों के सामने साकार होते देखने के लिए खुले तौर पर और पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं। भारत और न्यूजीलैंड आपसी बातचीत को ठोस व्यापारिक नतीजों में बदलने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की ऑकलैंड यात्रा के दौरान उन्होंने मुक्त व्यापार समझौते के प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा की। आइए आपको दिखाते हैं कि ये किस तरह से ये बातचीत रही है, इस खास रिपोर्ट में देखिए। इंडिया न्यूजीलैंड बिजनेस फोरम में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अपने समकक्ष मंत्री के साथ समझौते की संभावनाओं पर चर्चा की। भारत का बड़ा बाजार आपका इंतजार कर रहा है। आपकी किसी भी इनोवेशन से भारत में बड़ी संख्या में बैठे लोगों को और आपको दोनों को फायदा होगा। और सबसे खास बात यह है कि हम दोनों देश आगे बढ़ रहे हैं और इसका सिग्नल सबको जाना चाहिए। दोस्ती जो दोनों के बीच हो रही है वो मजबूत होनी चाहिए। विश्वास हो, स्थिरता हो और दोनों देशों के कार्यालयों में कानून का राज हो, जो व्यापार बढ़ाने में आपकी मदद करता है। भारत के व्यापार मंत्री पीयूष गोयल और न्यूजीलैंड के व्यापार मंत्री टॉड मैकले के साथ न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन भी महात्मा गांधी केंद्र में सामुदायिक कार्यक्रम में शामिल हुए। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलामु अलैकुम। ये पूरी दुनिया में अपने काम के लिए प्रसिद्ध हैं, जो इनको सबसे अलग बनाता है। ये एक कुशल नेगोशिएटर हैं। ये सबसे ऐसे ही डील करते हैं, चाहे अमेरिकन हो या यूरोपियन हो। मुक्त व्यापार समझौते की सीरीज में इनका मुख्य योगदान है। दोनों नेताओं के बीच गर्मजोशी से भरपूर व्यवहार में मैत्रीपूर्ण संबंध साफ नजर आ रहे थे। हम साथ मिलकर अपनी संप्रभुता और सुरक्षा पर काम कर रहे हैं। हम लोगों को लोगों से जोड़ेंगे। हम एक दूसरे के लिए खड़े रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग की टीम ने एसआईआर का फील्ड निरीक्षण शुरू कर दिया है। ये यात्रा राज्य के उत्तरी जिलों अलीपुरद्वार, कूच बिहार, जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग से शुरू हुई है। टीम के साथ सीईओ मनोज अग्रवाल भी मौजूद हैं। प्रारंभिक बैठक में जिला स्तरीय अधिकारियों से मुलाकात के बाद टीम कुछ बीएलओस के साथ फील्ड का निरीक्षण कर रही है। पश्चिम बंगाल को एसआईआर के कार्यान्वयन में सबसे संवेदनशील माना जाता है, इसलिए चुनाव आयोग सभी एहतियाती कदम उठा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी अभी भी एसआईआर का विरोध कर रही है और उत्तेजक बयान दे रही है, लेकिन उनके कई नेता एन्यूमरेशन फॉर्म स्वीकार कर रहे हैं और टीएमसी बीएलओ नियुक्त कर रही है। बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी ने खुद बुधवार शाम अपने स्थानीय बीएलओ से फॉर्म स्वीकार किया। वहीं भाजपा बीएलओ का पूरा समर्थन कर रही है और साथ ही सीएए कैंप्स भी संचालित कर रही है। वहीं इसी बीच पश्चिम बंगाल में नादिया के नवद्वीप में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार की कार पर हमला किया गया। हमले में कई भाजपा कार्यकर्ता घायल हो गए, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। सुकांत मजूमदार ने तृणमूल कांग्रेस पर हमले का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि वो रास उत्सव के लिए नवद्वीप आए थे, तभी तृणमूल के गुंडों ने उनकी गाड़ी पर हमला कर दिया। और इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हमारे साथी प्रसन्नजीत बख्शी। प्रसन्नजीत, सबसे पहले तो इस पूरी घटना पे ही अपडेट चाहेंगे कि क्या अपडेट अभी तक सामने आया है इस घटना को लेकर, जिसपे सुकांत मजूमदार की गाड़ी पर हमला किया गया है। रितु, लेकिन पहले तो एक ब्रेकिंग न्यूज आपको दे दे, पूरे देश को पता चलना चाहिए इसके बारे में। कल शाम को कोलकाता और बंगाल की कुछ न्यूज पोर्टल और बाकी जगह पर खबर किया गया था कि ममता बनर्जी खुद जो एनुमरेशन फॉर्म है वो फॉर्म अपने जगह की जो बीएलओ है उनसे ले लिए हैं। तो ये खबर चलने के बाद अभी तक ममता बनर्जी की तरफ से कोई रिजॉइंडर दिया नहीं गया था। और जो तृणमूल कांग्रेस की ऑफिशियल न्यूज़पेपर है जागो बांग्ला, ऑफिशियल न्यूज़पेपर जागो बांग्ला की फ्रंट पेज में ये खबर भी किया गया है कि ममता बनर्जी ने अपने जो लोकल एरिया का बीएलओ है उन बीएलओ से जो एनुमरेशन फॉर्म है, एक तो परसों उन्होंने एसआईआर के खिलाफ मार्च किया है, लेकिन अपने बीएलओ से उन्होंने एनुमरेशन फॉर्म ले लिए हैं।
ये फ्रंट पेज का खबर निकल गया है उनके जो ऑफिशियल स्पोक्स पर जो न्यूज़पेपर है उनसे, जागो बांग्ला ये न्यूज़पेपर है। अब अभी से 2 मिनट पहले अपने सोशल मीडिया में ममता बनर्जी ने बोला कि यह खबर झूठ है, मैंने किसी बीएलओ से एनुमरेशन फॉर्म लिया नहीं है। पहली बात तो यह है कि कौन सी इंफॉर्मेशन सच है। अपने जो ऑफिशियल न्यूज़पेपर की फ्रंट पेज में छपा है बीएलओ का नाम देकर कि इस बीएलओ से ममता बनर्जी ने एनुमरेशन फॉर्म लिए हैं, वो खबर सच है या ममता बनर्जी अभी जो ट्वीट किया है या एक्स में दावा किया है वो सच है, या जो अलग अलग न्यूज मीडिया में खबर निकला हुआ है वो सच है? क्या सच है? या तृणमूल कांग्रेस एसआईआर के खिलाफ है ये सच है, या सौगत राय या मदन मित्रा या चंद्रिमा भट्टाचार्य या माला राय जैसा तृणमूल कांग्रेस की नेताओं ने एनुमरेशन फॉर्म लेकर फोटो छप रहा है वो सच है? क्या सच है ये समझना काफी जरूरी है। पूरे देश के सामने ये ब्रेकिंग न्यूज है कि एक तरफ तृणमूल कांग्रेस की ऑफिशियल न्यूज़पेपर की फ्रंट पेज पे छापा गया है कि ममता बनर्जी एनुमरेशन फॉर्म कल शाम को ले लिया है। अब अभी इतने घंटों के बाद ममता बनर्जी दावा कर रही है कि उन्होंने एनुमरेशन फॉर्म नहीं ली है। ये जो ऋतु ब्रेकिंग। बिल्कुल प्रसन्नजीत, जिस खबर को आप बता रहे हैं, आपका कहना है कि ममता बनर्जी टीएमसी का जो अपना घोषणा पत्र है वो खुद ये कहता है, जो उनका अखबार है मुखपत्र है वो ये कहता है कि एनुमरेशन फॉर्म ममता बनर्जी ने लिया है, लेकिन अब से 2 मिनट पहले ममता बनर्जी ने बाकायदा ट्वीट करके कहा है कि ये खबर गलत है। तो यानी इससे क्या आशय निकाला जाए प्रसन्नजीत? क्या ममता बनर्जी के लिए अब इस राज्य में एसआईआर की प्रक्रिया जो शुरू हो रही है उसके साथ खड़ा होना एक तरह से संवैधानिक जिम्मेदारी है, वो उसे करती हैं, तो अपने उस वोट बैंक या जो तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगता है उसके तहत वो घिर रही हैं। तो आज जिस महिषासुर की सवारी ममता बनर्जी ने की वो उन्हें बड़ी महंगी पड़ती दिखाई दे रही है। एग्जैक्टली उनकी गले की कांटा बन गया है। अब उनको समझ में नहीं आता है कि इसको निगले या इसको बाहर निकाले, क्या करे। जो सच है वो सच निकल गया है। उन्होंने कल एनुमरेशन फॉर्म शायद ले लिए हैं, मैं शायद इसलिए बोल रहा हूं कि हमने ना कल का खबर किया है, लेकिन ये जो सच्चाई है, जो जागो बांग्ला की खबर है वो तो हमने देख लिए है। वो हमको देखना फर्ज है क्योंकि हम पत्रकार हैं, हर तरह की न्यूज़पेपर हम देखते हैं। वो हमारे पास है, वो फ्रंट पेज हमारे पास है और हम देख रहे हैं, और हम दोनों को साथ साथ रख के 2 बजे की हमारी जो बांग्ला न्यूज है प्रसार भारती की और हमारे बांग्ला। प्रसन्नजीत बहुत बहुत धन्यवाद प्रसन्नजीत, और ये खबर बड़ी बनेगी जिस खबर को आप बता रहे हैं, इस पर और अपडेट हम आपसे लेंगे। लेकिन आइए सीधे रुख करेंगे बिहार का। बिहार से भी एक बड़ी खबर आ रही है, उस खबर की तरफ सीधे रुख करते हैं। बिहार में हम जानते हैं कि सुबह से पहले चरण का मतदान जारी है और वोट प्रतिशत जो 1 बजे तक का है वो 42% वोटिंग दर्ज की गई है, जो कि अपने पिछले कई रिकॉर्ड को तोड़ती हुई है। बिहार में पहले चरण का मतदान हो रहा है। 1 बजे तक जो वोटर प्रतिशत है, मतदान प्रतिशत 42.31% वोटिंग दर्ज की गई है। ये पिछले कई दशकों के वोटिंग प्रतिशत के रिकॉर्ड्स को तोड़ता हुआ बिहार के पहले चरण का मतदान प्रतिशत सामने आ रहा है। हम जानते हैं 7 बजे से जब से मतदान शुरू हुआ तब से ही अगर 2020 की हम तुलना करें विधानसभा चुनाव की, तो उस तुलना के लिहाज से भी जहां 2020 में पहले चरण का करीब 16 जिलों में 71 सीटों पे मतदान हुआ था, 2020 में उसमें ये 6.8% था। वहीं इस बार 18 जिलों की 121 सीटों पे मतदान हो रहा है पहले चरण का। इस समय वोटर प्रतिशत जो सुबह 7-9 बजे रिकॉर्ड किया गया था वो 13% था, और यही अंतर बरकरार है। यानी बिहार की जनता में इस चुनाव को लेकर जो उत्साह है वो लगातार दिखाई दे रहा है, और यही कारण है कि 42.31 वोटिंग दर्ज की गई है 1 बजे तक, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड कायम कर रही है। अमरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर। अमरेंद्र, आपसे चाहेंगे कि क्या अपडेट और मिल रहा है?
देखिए ऋतु, जिस तरह से लगातार अगर बात करें 18 जिलों की 121 सीटों पर, तो आज सुबह 7 बजे से जो 9 बजे तक था वो वोटिंग परसेंट जो लगभग 13.5% के आसपास था, लेकिन 9 बजे के बाद से जिस तरह से लोगों का उत्साह नजर आया और खासकर महिला वोटरों की संख्या जिस तरह से बूथ पर गई, वो आंकड़ा लगभग 28% हो गया। और 1 बजे के जो आंकड़े हैं ये इस ओर इशारा कर रहे हैं कि इस बार बिहार का मतदान और चुनाव एक नजीर पेश करेगा। और निश्चित तौर पे आप देखिएगा फर्स्ट फेज के बाद जब दूसरा फेज कंप्लीट होगा तो इस बार का जो मत प्रतिशत भी खासा बढ़ेगा और उसमें जो है आप ये मान के चलिए कि फर्स्ट डिवीजन वाली जो रैंक होती है वो 60% को पार करके मत प्रतिशत आगे बढ़ेगा। और इसमें महिला वोटर और महिला वोटरों की परसेंटेज भी खासी अच्छी मानी जा सकती है, क्योंकि अभी तक का जो आंकड़ा 41-41.5% के आसपास का पहुंच रहा है। बिल्कुल अमरींद्र, 2015 के विधानसभा चुनाव से ही लगातार देखा गया है कि बिहार में महिलाओं की चुनाव में भागीदारी बढ़ी है और ज्यादा उत्साहजनक भागीदारी देखी गई है, क्योंकि 2015 में भी ये पाया गया था कि महिलाओं ने ज्यादा वोट किया है पुरुषों की तुलना में। साथ ही अमरेंद्र, क्या ये वोटिंग प्रतिशत है जो बढ़ रहा है लगातार, ये उस तरफ भी इशारा कर रहा है कि राजनीतिक पार्टियों ने भले ही चुनाव आयोग की SIR को एक मुद्दा जरूर बनाया चुनाव के दौरान, चुनाव से पहले और खासकर आज भी जिस समय वोट डल रहे हैं, तब भी पहले चरण के वोटिंग के दौरान भी महागठबंधन के कुछ दल ऐसे हैं जो इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता उसका जवाब दे रही है और खुल के जवाब दे रही है, मजबूती से जवाब दे रही है, जब 42.31% वोटिंग दर्ज की जा रही है। देखिए निश्चित तौर पे ऋतु, इसका एक एनालिसिस मैं करना चाहूंगा। अगर 2020 के आंकड़े देखें और उसमें मत प्रतिशत देखें तो अब जेडीयू जो है, माफ करिएगा, आरजेडी जो है 75 सीटों के साथ नंबर 1 पार्टी बनी थी और लगभग 23.11% वोट था। और इस बार जिस तरह का परसेंटेज बढ़ रहा है उसमें कहीं ना कहीं आरजेडी के सामने चुनौतियां होंगी, क्योंकि जिस तरह से मत प्रतिशत बढ़ेगा, सीट बचाने की चुनौतियां सबसे ज्यादा अगर किसी के पास है तो वो आरजेडी के पास है। भारतीय जनता पार्टी का काम और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से एनडीए की सरकार ने बिहार को आगे ले जाने का काम किया है, तो उनके सामने बहुत सारी उपलब्धियां हैं जो जनता के बीच में उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान कही। और 2020 का अगर वोटिंग का जो पैटर्न देखें और जो निष्कर्ष और जो रिजल्ट देखें, उसमें जेडीयू ने 43 सीटें जीती थी, जिसका जो मत प्रतिशत था वो लगभग 16% उनको वोट मिला था। और भारतीय जनता की पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने जो है उस वक्त 74 सीटें जीती थी और लगभग 20%। तो चुनौती कहीं ना कहीं खबर आ रही है, अमरेंद्र बता दें, गोपालगंज में 46% वोटिंग दर्ज की गई है। 46% अपने आप में एक रिकॉर्ड वोटिंग है। अभी तो मात्र 1 ही बजा है, लगभग 4 से 5 घंटे अभी बाकी हैं वोटिंग के लिए। ऐसे में अगर इतना वोट प्रतिशत आ रहा है तो ये बड़ी बात है। इसके कई कारण हो सकते हैं। जहां एक तरफ चुनाव आयोग ने लगातार कई प्रयास किए, जनता में कोई भी मतदाता छूटे नहीं, इसकी एक पूरी कोशिश की है। वहीं युवा वोटरों की संख्या भी बढ़ी है। वो युवाओं में किस तरह का उत्साह भी दिखाई दे रहा है अमरेंद्र। ऋतु, मैं यही बात कहने जा रहा था जो आपने मेरे मन की बात कह दी कि महिला वोटर के अलावा जो यूथ वोटर है, जिसने आज से 20 साल पहले का बिहार नहीं देखा था, यानी कि 18 से 19 साल का यूथ, जिसकी संख्या तकरीबन आप मानिए 14 लाख है, तो ये वो 14 लाख जो यूथ वोटर है वो कहीं ना कहीं इस फर्स्ट फेज के चुनाव के बाद एक कहीं टर्निंग पॉइंट साबित होगा। यानी कि महिला वोटर के अलावा जो यूथ वोटर है, जिसने 2020 के पहले का बिहार नहीं देखा और बदलते बिहार को उसने महसूस किया है, देखा है। जब युवा कहीं भी माइग्रेट नहीं होता है, वो कम से कम पढ़ाई के लिए तो बिहार में रहता है, अच्छी शिक्षाएं हैं, एजुकेशन के अलावा स्वास्थ्य है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कनेक्टिविटी है बिहार में वो बढ़ी है, सड़कें कनेक्ट हुई हैं। बॉर्डर स्टेट, मैं जहां पर हूं, ये बॉर्डर स्टेट्स हैं, तो बिहार झारखंड के अलावा नेपाल के बॉर्डर वोटिंग यानी 42 और 46% अगर वोटिंग है 1 बजे तक, तो ये सभी पार्टियों के लिए उत्साहजनक खबर है, क्योंकि सभी पार्टियों का ये कहना है, महागठबंधन का भी, एनडीए का भी, कि ये चुनाव ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है। तो हर पार्टी अपने लिहाज से इसे इतिहास में दर्ज करने की कोशिश कर रही है। बढ़ा हुआ मत प्रतिशत सबके लिए उत्साह भरा ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद अमरेंद्र पूरी जानकारी के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।
किसी के लिए नहीं रुकती। हम भी आपको कहां रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC हर पल आपके साथ। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। भारत सरकार ने सभी देशवासियों के हित में टर्म लाइफ इंश्योरेंस से GST पूरी तरह से हटाकर 0 कर दिया है। इससे टर्म लाइफ इंश्योरेंस काफी सस्ता हो गया है। पॉलिसी बाजार पर अब 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 400 रुपए महीने से शुरू। और आइए सीधे लिए चलते हैं आपको भागलपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं। 10-10 हजार रुपये नए रोजगार शुरू करने के लिए बहनों के खाते में जमा कर रहे हैं। अभी तक 1 करोड़ 40 लाख बहनों के खाते में ये पैसा पहुंच चुका है। आप कल्पना कीजिए, अगर बिहार का सबसे भ्रष्ट परिवार और देश का सबसे भ्रष्ट परिवार जो जमानत पर बाहर है, ये दोनों अगर सत्ता में होते तो ये पैसे बहनों के खाते में नहीं, एक कांग्रेस आरजेडी के नेताओं की तिजोरी में पहुंच जाते। साथियों, अभी तो सत्ता से इनका दूर दूर तक का कोई वास्ता नहीं है, तब भी एक दूसरे को नीचा दिखाने में जुटे हुए हैं। ये नाम के साथी हैं, काम तो एक दूसरे को नीचे घसीटने का ही कर रहे हैं। आप मुझे बताइए साथियों, शहर में आरजेडी वालों के इतने पोस्टर लगे हैं, आपने उनमें कांग्रेस के नामदार की एक भी तस्वीर देखी क्या? दिखाई दिया क्या? अगर कहीं होगी भी तो दूरबीन से देखे बिना दिखेगी भी नहीं। अब दूसरी तरफ आप लोग कांग्रेस के नामदारों की रैलियां देखिए, उनमें कांग्रेस के नामदार आरजेडी के नेता का नाम तक नहीं लेते। ऐसी छुआछूत कि एक दूसरे का छाया भी उनको अब डर लगता है। आरजेडी के नेता जो घोषणा करते हैं उस पर कांग्रेस के नेता चुप हो जाते हैं। साथियों, असल में बीते कुछ महीने ये कांग्रेस के नेता दावा कर रहे थे कि उनकी पार्टी बड़ी है और आरजेडी तो छोटी पिछलग्गू है। लेकिन आरजेडी वालों ने कांग्रेस के इस अहंकार को चुनौती दे दी, उनके नामदार के अहंकार को चुनौती दे दी और उन्होंने तय कर लिया, मैं तो मरूं तुझे मार करके रहूंगा। ये एक दूसरे को मारने में लगे हैं और कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद की उम्मीदवारी चोरी कर ली। अब कांग्रेस के लोग आरजेडी से बदला लेने में जुटे हैं। ये जो कांग्रेस के नामदार है वो काफी समय से गायब है। लोग बताते हैं कि ये तो बिहार आना भी नहीं चाहते थे, उनको जबरदस्ती यहां लाया गया है। लेकिन अब ये उल्टा आरजेडी को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। सत्ता के स्वार्थ के लिए
जो अपने साथियों के साथ ऐसा दगा कर सकते हैं, वे बिहार के हितैषी कभी भी नहीं हो सकते। साथियों, मोदी आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए काम कर रहा है, स्वदेशी को बढ़ावा दे रहा है, वोकल फॉर लोकल पर बल दे रहा है। ये जो आप लोग चीजें बनाते हैं ना, मोदी कहता है वो पूरे हिंदुस्तान में बिकनी चाहिए। आप जो चीजें बनाते हैं वो चीजें दुनिया में बिकनी चाहिए। अगर आपकी चीजें देश और दुनिया में बिकेगी तो यहां के लोगों को फायदा होगा कि नहीं होगा? आप जरा जवाब दीजिए, फायदा होगा कि नहीं होगा? यहां के लोगों को रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यहां के लोगों की कमाई बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? तो हम सबने यहां बनी हुई चीजें खरीदनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? यहां बनी हुई चीजें बेचनी चाहिए कि नहीं बेचनी चाहिए? हम दिन रात गांव-गांव, गली-गली जाकर ये कह रहे हैं, हमारे अभियान से यहां के रेशम उत्पादक, हमारे बुनकर भाई बहन, हमारे कारीगर भाई बहन, हमारे विश्वकर्मा साथियों को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। भागलपुर का रेशम, मंजूषा आर्ट, मधुबनी की कला, दरभंगा का मखाना, मुजफ्फरपुर की लीची, ये सब हमारे गौरव है। हम एक जिला एक उत्पाद अभियान के तहत बिहार के हर जिले के उत्पादों को दुनिया तक पहुंचाने में जुटे हैं। लेकिन साथियों, क्या आपने कभी आरजेडी को आत्मनिर्भरता की बात करते सुना है क्या? क्या कांग्रेस के नेताओं को स्वदेशी की चर्चा करते सुना है क्या? जो यहां बनता है वो बिकना चाहिए, ये उनके मुंह से निकलता है क्या? क्या दुश्मनी है गरीबों से? क्या दुश्मनी है छोटे छोटे कारीगरों से? क्या दुश्मनी है जो गरीब लोग चीजें बनाते हैं उस पे? आत्मनिर्भरता और स्वदेशी, ये कांग्रेस और उसके साथियों ने उनकी डिक्शनरी में ये शब्द ही नहीं रखा है। जंगल राज की जिस पाठमाला में, जंगल राज की जिस पाठशाला में ये आरजेडी वाले पढ़े हैं ना, वहां अ से अपहरण और अ से अत्याचार ही पढ़ाया जाता है। आरजेडी के लोगों को फ से फिरौती और र से रंगदारी ही समझ आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भागलपुर से कांग्रेस और आरजेडी दोनों पर जमकर हमला बोला है। तो लगातार आप देख रहे हैं बिहार में पहले चरण का मतदान जारी है, उससे जुड़ा अपडेट आप तक लेके आ रहे हैं। साथ ही दूसरे चरण का प्रचार भी जारी है। मीडिया प्राइम में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।